जी डॉक्टर सोनिया फवाद, ये जो गर्मी दाने हैं ये किन किन, ये कह लें कि लोगों को कह लें, फीमेल मेल या मज़दूर तबका या जो एसी में बैठने वाले लोग हैं, किन लोगों को ये ज़्यादा मुतासर करते हैं? तो क्या ख़वातीन ज़्यादा इससे मुतासर होती हैं या तमाम लोग ही इसकी जद में आ सकते हैं? या इसमें कोई वर्किंग एरिया है, या बाहर काम करते हैं, या जो इनडोर या आउटडोर मज़दूर तबका, कौन से लोग ज़्यादा जद में आते हैं गर्मी दानों की? जी बिल्कुल, जो लोग ज़्यादा हीट में रहते हैं या वहाँ पे ठंडी जगह नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ज़्यादा पसीना आता है, वो बाहर आप कह लें कि मज़दूर तबका भी है, वह सारा दिन उन्होंने बाहर काम करना है, नमी भी है, धूप भी है, गर्मी भी है। जब पसीना ज़्यादा आएगा और वो पसीने के ज़्यादा होने की वजह से फिर वो सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते, तो मज़दूर तबका और जो लोग एसी में रह रहे होते हैं बजाय उनके, और ऑफिसेज़ में काम करते हैं, गाड़ी में एसी है, ऑफिस में एसी है, घर में एसी है, तो वो लोग इससे बचे रहते हैं। और फीमेल स्पेशली जो किचन में काम करती हैं या कहीं धूप में, या उनको ऑफिस के लिए बाहर वो लोकल सर्विस पे, बसों पे, वैगनों पे अगर जाती हैं या पैदल सफ़र करके जाती हैं, तो उनको ये ज़्यादा वो मुतासर होती हैं। और जो फीमेल किचन में काम, किस वजह से मुतासर होती हैं? कि धूप और गर्मी और की वजह से हाँ जी, पसीना ज़्यादा आएगा। तो किचन में भी आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन को तो पसीना आता है। आजकल यही फीमेल जो किचन में काम कर रही होती हैं, अगर वो 2 से 3 घंटे या घंटा भी खड़ी हैं, तो मुसलसल अगर वो चूल्हे के, हाँ जी, पसीने निकल रहे होते हैं, तो वो उनको भी ये गर्मी दाने और रैशेज़ और ये बम्प्स वगैरह बन जाते हैं। तो उनके लिए यही है कि वो पहले अपने पसीने को खुश्क करें, फिर एकदम से शावर भी नहीं लेना चाहिए, वो भी ख़तरनाक हो सकता है। पहले पसीने को खुश्क करें, फिर आप शावर लें, कोई अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करें और पसीने से बचें। यानी पसीना जो है ना वो कम से कम आना चाहिए ताकि आप गर्मी दानों का शिकार ना हो सकें। अच्छा, यानी कि गर्मी दानों से बचने के लिए पसीना अपना रोक ले। पसीना यानी ह्यूमिडिटी से बचना चाहिए, ठंडी जगह पे रहना चाहिए, गर्मी से और धूप से, और डायरेक्ट जब आपको हीट लगती है, जो लोग देखें ना कि अगर आपके कूलिंग इफ़ेक्ट कम है, एसी या बाद लोगों के घरों में कूलर चल रहे होते हैं, इस तरह वो पूरा प्रॉपर कमरा ठंडा नहीं होता, तब भी अगर आपको पसीना और गर्मी बार बार आपको लग रही है, हीट ज़्यादा है, बाद लोग कपड़े सही यानी कॉटन के सूती कपड़े नहीं पहनते, या बाहर निकले हैं तो अबाया बुर्का वगैरह पहना होता है, तो वो उस तरह से आपको हवा भी नहीं लग रही होती और उस तरह आपको एसी का भी ठंडक नहीं मिल रही होती, तो फिर वो पसीना आने की वजह से आपको रैशेज़ और गर्मी दाने हो जाते हैं। अभी मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, मैंने पूछा ज़्यादातर कौन सी सनफ जो है वो मुतासर होती? क्या ख़वातीन को ज़्यादा ये गर्मी दाने मर्दों की निस्बत सामना करना पड़ता है? नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है या आप कितने टेम्परेचर में रह रहे हैं। हाँ जी, चाहे वो मेल है फीमेल है, बल्कि मैंने देखा है कि बच्चे भी इससे मुतासर होते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चों को गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि उनके बच्चों के आप देखें कमर पे दाने निकले होंगे, और स्पेशली जो बच्चे छोटे होते हैं उनको वो पैम्पर लगाने की वजह से आपको नेपी रैश हो जाते हैं। हाँ जी, तो किसी भी मौसम में हाँ जी बिल्कुल, तो वो गर्मी यानी हीट की वजह से ना ये किसी को भी हो सकते हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल हैं या बच्चे हैं, ये किसी को भी। मैंने ऐसे भी देखे हैं बहुत सारे लोग जो गर्मी में भी होते हैं, जिनको पसीना भी बहुत आता है, लेकिन मैंने वो कभी उनसे कंप्लेन नहीं सुनी कि जी हमें गर्मी दाने निकलते हैं। वो यही है कि आपका बॉडी टेम्परेचर इस तरह का है कि आप प्रॉपर हाइजीन का अगर ख्याल रख रहे हैं, आप 2 से 3 दफ़ा शावर ले रहे हैं, आपने अपनी सफाई को मेंटेन करके रखा हुआ है। बाद लोग होता है कि वो आप पसीने वाले कपड़े दोबारा पहन लेते हैं ना आके, इस तरह वो जो जम्स है ना, वो अगर आपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखा तो वो जम्स जो हैं वो फिर पसीना लग लग के उस जगह पर रैश हो रहा होता है, वो फिर बाद में आपने खारिश की, वहाँ पर वो फंगल इन्फेक्शन हो गया, आपको फिर रेडनेस होगी, फिर इचिंग, बर्निंग, और उसके साथ फिर ये चीज़ें बढ़ रही होती हैं अगर जो लोग सफाई का ख्याल नहीं रख रहे होते। और जो लोग प्रॉपर ख्याल रखते हैं तो वो फिर बचे रहते हैं। जी डॉक्टर हुमा, डॉक्टर साहब ने बताई है वजूहात बताएं कि इनके पीछे और क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से गर्मी दाने, बाज़ का तो वो कमर भरी होती है, बच्चों की, बड़ों की, रेडनेस होती है, वाइट मुंह बन जाते हैं, बाज़ का तो मोटे मोटे दाने हो जाते हैं या गढ़ निकलना शुरू हो जाते हैं इस मौसम में। ख़ासकर इस मौसम में आके ही इतने इतने बड़े गढ़ बच्चों को, जब वो जराह जो पट्टियाँ करने वाले हैं, 200-200 बंदा बाहर बैठा होता है,
कि फोड़ा निकल आया, फिंसियाँ निकल आई, ये क्या है कि इसी मौसम में आगे क्यों होता है? एक इसके हवाले से अभी स्टार्टिंग में बात की तो वो तो डिस्कस हुआ कि ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ी वजह है कि मॉइस्चर जो शामिल हो जाता है और उसकी वजह से जो क्लॉग हो जाते हैं, जो बंद हो जाते हैं, डक्ट्स बंद हो जाती हैं स्वेट की, यानी पसीने के जो हदूद हैं। हम तो गर्मी दानों की हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बरसात के मौसम में इतने इतने फोड़े गढ़, बच्चों के हवाले से आपने बच्चों बात को, की ना, जो नौजवानों को, किसी के हिप पे गढ़ निकल आया, किसी कमर पे गढ़ निकल आया, चेहरे पे दाने निकल आए, इतने इतने मोटे, ये प्रिकली हीट बकायदा फोड़ों फिंसियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये क्या है इसका? अगर तो बच्चों के हवाले से पहले बात करते हैं कि बच्चों में तो इस वजह से आप देखते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा, अगर देखें चेहरा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ होता है, उनके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, चीक्स पे, और गर्दन भरी होती है बच्चों की। नौजवान लड़कियों लड़कों में भी ये ऐसा होता जी है। बिल्कुल। तो ये कि बच्चों में इसलिए कि अंडर डेवलप्ड होते हैं उनके जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, अभी प्रॉपरली जो है वो फॉर्म नहीं हुए होते, उसकी वजह भी होती है जिसकी वजह से उनमें ये मसला होता है। फिर ये कि उनका जो है वो ख्याल रखना उस तरह से पॉसिबल जो है नहीं हो पाता, या सम टाइम या जो कुछ भी है कि जिस तरह है ना कि बार बार अगर स्वेटिंग हो रही है उसको, अगर स्वेटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अगर स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, क्लैरिफाई हो जाता है वो सीबम वगैरह सब चीज़ें, वो ऑयल, वो कोलेस्ट्रॉल, वो निकल जाता है सारा उसके ज़रिए, हमारे पोर्स के ज़रिए, अगर हम उसको साफ़ करते रहते हैं। मतलब आपको पसीना आता है, आप उसको साफ़ कर लें, ठीक है। जब आप बात वही डॉक्टर साहब की आगे कि हाइजेनिक रहिए, जब आप हाइजेनिक रहते हैं, बार बार शावर लेते हैं, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, और उसमें जब वो लो होता है तो रिएक्शन नहीं करती हमारी स्किन, और जब स्किन रिएक्शन नहीं करती है तो फिर इस चीज़ से बचत हो जाती है। अदरवाइज़ ये होता है कि जब टेम्परेचर भी बॉडी का बढ़ा हुआ है, बाहर भी टेम्परेचर ज़्यादा है, साथ ही साथ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम उसको हाइजेनिकली ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर इनकी भरमार हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे रीज़न्स और भी होते हैं कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा जिनका है बाहर, और डायरेक्ट उनको जो है वो इस तरह से डर्ट भी पड़ रही है, यानी गर्द आलूद भी हो रहा है सारा ये सिलसिला, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और आप वही बात कि उसके बाद आप शावर नहीं लेते हैं, आप बाहर से होके आए हैं, आप शावर नहीं ले रहे हैं, पसीना वगैरह आया आपको, तो उसके बाद ये चीज़ जो आपके सामने आ जाती है, ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये डेवलप करते हैं। क्या ये भास्कर कहते हैं जी कि जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतना ही ज़्यादा आपका वेट भी कम होगा, पसीना आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए, तो उसके बाद पसीना तो आ गया तो फिर बंदे को बार बार जो नहाता जाए तो फिर ठीक है? डॉक्टर साहब, पसीना आना बुरी चीज़ नहीं है, ये तो एक कुदरती अमल है, ठीक है। पसीना अगर आ रहा है तो आप देखें कि अगर पसीने में अब नमकियात भी हैं, एसिड्स भी हैं, जब वो ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी के साथ लगे रहे हैं, यानी आपने प्रॉपर शावर नहीं लिया या उसकी सफाई नहीं की, आपके कपड़ों में वो जो है वो एसिड शामिल हो गया है, तो अब वो जब आप उसके साथ वो कपड़ा आपके साथ जिस्म के साथ बॉडी के साथ लग रहा है तो ऑयल के साथ मिल के वो फिर आपको इरिटेशन डेवलप करेगा। अच्छा, ये एक और सवाल बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है, इन मंथ के अलावा ये जो महीने हैं 2-3, सावन भादो लगा लें या जुलाई अगस्त लगा लें, इनके अलावा बाकी महीने भी हैं, जून भी है, बाकी महीनों में भी लोगों को पसीना आता है, तब तो इतने गर्मी दाने नहीं निकलते, इस महीने में ही क्यों? और डॉक्टर साहब यही वजह है कि इसमें ह्यूमिडिटी, कभी बारिश, कभी अच्छा मौसम हुआ, हब्स बोलते हैं, और आप देखें कि इसमें ना सांस लेना मुश्किल हुआ होता है। आप देखें कि बाहर अगर आप एसी से एकदम बाहर जाते हैं तो एकदम सफोकेशन फील होती है, आप यानी ये आपके लिए उस तरह से वो गर्मी जो होती है वो आपको बर्दाश्त हो रही होती है, ये आपको ह्यूमिडिटी बर्दाश्त नहीं होती, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, आपको यानी सफोकेशन होती है, और फिर पसीना बढ़ता है, हबस, इसीलिए लोग ज़्यादा एसी भी इसमें अच्छे काम कर रहे होते हैं, हालांकि वो जो लू के दिन होते हैं या मई में जून में ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो उसमें एसी भी इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए इस मौसम में ज़्यादा लोग कूलर भी बंद कर देते हैं और एसी में ही रहना पसंद करते हैं। अब जिन लोगों के पास एसी नहीं होता उन लोगों को हम लोग यही फिर रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी बॉडी पे जो है खुले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, सूती पहने, और दिन में 2 से 3 दफ़ा शावर लें, और नहाते वक्त जो है पानी की बाल्टी में जो है वो 2 चुटकी जो है फिटकरी डाल लें, या नीम के पत्तों का पानी उबाल के डाल लें, थोड़ा सा ना पवा देना कितने तो वो ना
तो उससे जो है ना वो आपको जो है वो गर्मी कम लगेगी, यानी कूलिंग इफेक्ट आएगा, और देर तक आपकी बॉडी में वो उस तरह से वो आपको पसीना और वो उस तरह आपके ग्लैंड्स नहीं वो होंगे कि आपको पसीना बार बार आ रहा है। कि डॉक्टर साहब ये जो गर्मी दाने निकलते हैं, क्या अद्वियात के बगैर इनका इलाज मुमकिन है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो? इसके अलावा अगर गर्मी दाने खुद ब खुद ठीक नहीं होते, जो पेशेंट है मुतासरा पर्सन या जो भी है मेल फीमेल, वो प्रॉपर हाइजेनिकली नहीं रहता, सफाई पसंद नहीं है, तो दाने बढ़ते जा रहे हैं, पीप वाले दाने हो गए। हमने बात का देखा है कमर जो है वो रेड हो जाती हैं, बच्चों की भी बड़ों की भी, और बाज़ का तो मोटे मोटे दाने बन जाते हैं। तो क्या होम्योपैथी इसमें कुछ काम आ सकती है हमारे? जी बिल्कुल जी, होम्योपैथी ही इसमें काम आती है। चूँकि एक होम्योपैथिक प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैं मतलब कोशिश करूँगा कि होम रेमेडीज़ या प्रिकॉशंस में भी हम लोग जाएं। तो आपके सवाल का पहला हिस्सा कि क्या ये खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, तो एब्सोल्युटली यस। बेसिकली मैंने कहा था ये डिजीज़ नहीं है, ये कंडीशन है। कंडीशन को जब आप अनकंडीशन कर देंगे तो वो मामला ठीक हो जाएगा। कंडीशन की अगर बात करें तो करना क्या है कि हाइजीन आपने करनी है, कोशिश करनी कि आपको स्वेटिंग ना हो। अच्छा, स्वेटिंग होना ये कोई बुरी बात नहीं है। स्वेटिंग होती क्यों, हमें इस तरह पहले आना है। स्वेटिंग इसलिए होती है कि अल्लाह ताला ने जिस्म में एक कूलिंग का निज़ाम रखा हुआ है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर जो कि नॉर्मल हालात में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, वो उसे क्रॉस करता है, तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है स्वेट ग्लैंड्स का। स्वेट ग्लैंड्स को हुक्म होता है, जो नर्वस सिस्टम में सिग्नल देता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड डिस्चार्ज सम वाटर लेवल, जिसको नमकियात का उर्फ़ हमेशा डॉक्टर सोनिया ने बताया। वो डिस्चार्ज करती हैं, वो नमी खारिज करती हैं, उससे बॉडी को कूल आउट इफेक्ट की तरफ डालने की कोशिश की जाती है। फिर ह्यूमिडिटी की बात आ गई कि ह्यूमिड जो अगर मौसम हो, मरतूब मौसम हो, तो उसमें क्यों ये प्रॉब्लम होती है। उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 44 डिग्री लाहौर में, 45 डिग्री इवन 48 डिग्री तक जाता है, तो हीट डेवलप होती है, उससे पसीना अपना सिग्नल काम करते हैं, पसीने आते हैं मसाम में, लेकिन खुल के वो एब्जॉर्ब नहीं होते एयर में। क्यों नहीं एब्जॉर्ब होते कि एयर में ऑलरेडी जो है वो मरतूब और नमी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो उसका हिस्सा नहीं बन पा रहे होते। और खुदा ना खास्ता हाइजीन का मसला हो या कवर्ड एरियाज़ हो, तो वहाँ पे वो पसीने बन के तफन्नन और बीमारी या वो रैशेस फैलाने का बायस बनते हैं। अगर उसको एयर मिल जाए और वो साफ़ हो जाए तो ऐसा कोई मसला नहीं है। घरेलू टोटके में जैसा डॉक्टर सोनिया फवाद साहिबा ने फरमाया कि नीम और पुदीना को अगर आप मिक्स करके उसकी कुछ ऐसे टकोर टाइप करें और लगाएं, तो वो मेरा ख्याल है 1-2 टकोर के बाद ठीक होने चाहिए। नीम और पुदीना को क्या करके मिक्सचर बना के, मिक्सचर बना लें, मिक्सचर या बना लें। उसको नीम के पत्ते और पुदीने के पत्ते मिक्स ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके लगा लें, आप लेप कर दें, लेप कर लें, या पानी उबाल के नहाने से पहले आप एक बाल्टी में तकरीबन उसको 1 डिब्बा आप अगर डाल लेते हैं पानी में मिक्स करके, तो वो आपको सूदिंग इफेक्ट भी देगा, कूलिंग इफेक्ट भी देगा, और आपकी बॉडी जो है ना, 2 लेप के बाद आप बिल्कुल गर्मी दाने अगर बेरी के पत्ते डालें पानी में, बेरी को पता खैर कोई और वो मसला आ जाएगा। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर जो है वो भी फायदेमंद होता है। अच्छा, एक और टोटका बता देता हूँ, हर घर में मौजूद होगा। कुछ भी ना करें आप, डिटोल की शीशी हर घर में तकरीबन मौजूद होती, नहीं हो तो 50 रुपए की सामने वाली मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, वो लें। और सरसों का तेल लें, इनका मिक्सर बराबर क्वांटिटीज़ में, अगर 1 ढक्कन आपने डिटोल डाला है और 1 ढक्कन आपने सरसों का तेल डाला है, इसका मिक्सर बनाएं। इसको जो होम्योपैथिक तरीका कार है वो झटके दें अच्छे खासे, 8, 10, 12, 15 झटके दें, ताकि उसका मिक्सर अच्छा काम करे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ तेल लगाएंगे तो जाहिर है वो क्लॉगिंग बनेगी, मसाम बंद होंगे, लेकिन डिटोल उनको वो एंटीबायोटिक इफेक्ट देगा। अच्छा, डिटोल नहीं है तो आप, चूंकि होम्योपैथी प्रोग्राम है, हम कैलेंडोला भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, एक्नेशिया भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इस किस्म की मेडिसिन मदर टिंचर में कैलेंडोला लोशन भी आप लगा सकते हैं। हाँ, कैसे बनाएंगे कैलेंडोला? कैलेंडोला लोशन आप किसी भी प्लेन लोशन में लेके आप उसके जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है, अगर 30 ml आप बना रहे हैं या 100 ml, तो आप उसमें कैलेंडोला मदर टिंचर के जो है वो 40 to 50 ड्रॉप्स डाल दें। अगर 100 ml आप बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, आप लगाएं, आप देखें वो दाने खुश। चलिए कमिंग बैक, हम वो क्रूर उसकी तरफ आते हैं कि जी कैलेंडोला नहीं है तो आप डिटोल की 1 ढक्कन डालें और 1 ढक्कन सरसों का तेल लगाएं। 2 लेप के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरा दावा है कि बिल्कुल गर्मी दाने ठीक होंगे। और ये भी नहीं, और बता देता हूँ आपको,
मेंथा प्रापेटा हमारी एक मेडिसिन है जो कि इससे बनती है, पुदीने से बनती है, ठीक है। आप इसका मदर टिंचर, अच्छा अब इसका मदर टिंचर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पकड़ें पत्ते पुदीने को पकड़ें, उसकी चटनी बनाएं अच्छी खासी और ठक ठक लगा दें, तो मेरा ख्याल है पुदीना तो हर वक्त गर्मियों में इस मौसम में अवेलेबल रहता है। और वो पिया भी जा सकता है डॉक्टर साहब, आप पुदीने का मिंट मार्गरीटा बना के लेमन के साथ ये मैं आपको हिकमत की बातें बता, अब मैं होम्योपैथी की तरफ अभी आया हूँ बेसिकली, तो उससे पहले हम हिकमत की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको घरेलू टोटकों की बात, घरेलू, अच्छा क्लेमाइन एक है, कैलामाइन, ठीक है, वो लोशन भी मिल जाता है, वो फिर एलोपैथी में चला जाएगा मेंथोल, या लेकिन एलोपैथी में है तो क्रूड फॉर्म है, कैम्फर इसमें ऐड हो, वो चीज बहुत सूदिंग इफेक्ट देती तो है। ये वो टोटके हैं कि ये इससे भाग नहीं सकता। फिर आते हैं जी के सेंसेशंस कैसे, सैलड सुलड यूज करने से नहीं ठीक होते हैं। बिलाल सिंधु साहब से, डॉक्टर बिलाल सिंधु साहब से पता करना पड़ेगा, वैसे सैलड यूज किया जाना चाहिए ठंडी, अच्छा ठंडी तासीर वाली चीजें खानी चाहिए। हाँ जी, फ्रूट्स आजकल अच्छा, आपको आजकल पता है मार्केट में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। आजकल जो मेलन फैमिली है हाँ वो कि जी। मेरी तरह इसका वेट मतलब बढ़ सकता है खाने से, लेकिन मेलन फैमिली अल्लाह ताला ने इस सीजन में पैदा ही इसलिए किया है कि इसको खाएं, ये आपको वो सूदिंग इफेक्ट देगी और उसको सब पीएच वैल्यू को बेसिकली स्किन की जो पीएच वैल्यू है ना फालसे का शरबत बहुत मेलन अच्छा है। फैमिली को मैं थोड़ा हाँ, डिफाइन फालसे का उर्दू में बात कर लेता हूँ। मेलन फैमिली हम कहते हैं खरबूजे को, तरबूज को। हाँ जी। तो इस ये कोशिश करता है कि पीएच वैल्यू स्किन की बराबर रखे, उसमें स्किन टोन, स्किन के रिएक्शन, स्किन को ताकतवर, उसके निज़ाम को ताकतवर करने में मतलब मावन साबित होती है। तो ये चीज़ें, फिर अगर होम्योपैथी की हम बात करें, थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, हमने मेंथा की बात की, हम आगे बढ़ते हैं जी कि आपने कहा मोटे मोटे दाने, सुर्ख दाने, तो बेलाडोना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा, बेलाडोना वैसे भी जख्मों की सरताज दवा है। जो आप पट्टियाँ लगाते हैं, अगर आपको याद हो बचपन में आप काली काली सी पट्टी लगाते थे, उसमें सुराख होते थे, कोई फोड़ा उसका सर नहीं निकलता, तो आप बेलाडोना की वो पट्टी, वो बेलाडोना है, वो किसी की मिरास नहीं है, होम्योपैथिक बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है। इसमें मदर टिंचर में भी बनती हैं और पोटेंसीज में भी बनती हैं। तो मोटे दाने हैं, सुर्ख दाने हैं, बेलाडोना। अच्छा, उसमें बर्निंग सेंसेशन है तो एपस मेलाफिका बहुत बेहतरीन, स्टिंगिंग पेन है, एपस मेलाफिका बेहतरीन है। फिर मेरी तरह कोई गंदा डॉक्टर है या मतलब कोई इस किस्म का कि स्टूप कंधों वाला है, नहाने से डरता है, कम नहाता है, उसके लिए सल्फर, उसमें जलन होगी सल्फर के पेशेंट में। रेस्टॉक्स, इवन जहाँ पे क्लस्टर रेड दाने हैं तो रेस्टॉक्स। तो ये अल्लाह ताला ने होम्योपैथी, वाइट मुंह वाले हाइपरसल्फा, तो ये अल्लाह ताला ने होम्योपैथी आप भी कोई मेडिसिन का इजाफा इचिंग करें। बर्निंग है तो आर्सेनिक का डॉक्टर साहब ये काम ठीक नहीं है, आपने सवाल मुझसे नहीं, जरा मैंने काम नहीं कर दिया। ये बात ठीक सारे ही बोल पड़े आप हैं फिर ना। सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह को खिला रहे हैं और दोनों भाई खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही है। चलें जी, आप बोलें। अगर एक दवाई का, अब मैंने कहा होम्योपैथी के टाइम अद्वियात मैं का, बोलूंगा तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। अद्वियात का जिक्र चल रहा है ना, नहीं, वो मेडिसिन का देखिए जिक्र हमने है। होम्योपैथी में आपको एलोपैथिक भी बता दिया, हमने आपको एक हिकमत का भी बता दिया, लेकिन आप आप होम्योपैथी पे करना। आर्टिका यूरिन्स, आर्टिका यूरिन्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा उसके सिम्टम क्या है उसके? आर्टिका में इसी तरह से बम्प्स बन जाते हैं ना, उभार से बनने लगते हैं, जैसे वो कुछ तप्पड़ जिनको बोलते हैं, तप्पड़। बिल्कुल इसी टाइप का जो है हो जाता है। और मैं आपसे ही एक सवाल शुरू करता हूँ दोबारा। ये मैंने सुना है कि जो बच्चे चीनी ज़्यादा यूज़ करते हैं इस मौसम में आके उनको भी घर निकलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें ना अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ्स जो हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए, इसमें हकीकत है कि जो बच्चे माजी में चीनी खाते रहे, इस मौसम में खा और चीनी, ये जो ह्यूमिडिटी का मौसम होता है ना, इसमें बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जब वो इकट्ठे होते हैं तो जब वो यूटिलाइज नहीं होते ना, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि चूंकि जहाँ क्लॉग आएगी चीज़ वहाँ पर ये प्रॉब्लम डेवलप करेगी। तो इसलिए मीठी चीज़ों से वाकई परहेज करना चाहिए, चॉकलेट, कॉफ़ी, इस किस्म की मीठे को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं, जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें ये इशू होता है, आम इंसान को ये इशू नहीं होगा। उसकी वजह ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ेंगे, नहीं बच्चों को, बच्चे डायबिटिक थोड़ी होते बहुत जी, टाइप 1 में आ सकते हैं बच्चे, खुदा ना खास्ता टाइप 1 तो हो सकती है बच्चों को, टाइप 1 है ही इनहेरिटेंस में, आपकी खानदान में चला आ रहा तो हो सकता है। टाइप 1 में होता है कि जो बीटा जो सेल्स हैं वो नहीं, वो बनने ही नहीं देता, उस सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ चल रहा होता है, तो उनमें हो सकता है। सर जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो जब मीठा लेंगे उनको वैसे स्किन की प्रॉब्लम होगी और जख्म उनके ठीक नहीं होते, उसकी वजह भी होता है कि वो जो मीठा है वो स्किन से बाहर आ रहा होता है और ये उन पैथोजेंस के लिए या इनके जर्म्स के लिए बेहतरीन इन्वायरमेंट है, इसलिए वो जख्म ठीक नहीं। डॉक्टर सुनिए, कोई ऐसी खुराक भी है कि जो बंदा वो खाए और ये दानों से या तो बचा रहे या ठीक हो जाए? डॉक्टर साहब पहले तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह के वेदर में ना। अच्छा। और आपको लेमनेड यानी स्कंजबी और ये फालसे का शरबत
और जितना आप पानी का इंटेक अच्छा रखेंगे ना, तो आप वैसे ही ये गर्मी दानों से बच जाएंगे। जैसे मौसमी जितने हमारे ये फल हैं इस स्पेशली इस मौसम में, वो आपको सारे ही लेने चाहिए। यानी आप बदल बदल के फल जो है ना, फ्रूट्स का इंटेक और पानी का इंटेक, बजाय कि आप डब्बा पैक जूस और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा मीठे मशरूबात से बचें। ये लेमनेड और नेचुरल आप जूसेस बना के पिएं, फालसे का पिएं, आड़ू का बना के पिएं। फिर ये खुबानी आजकल इतनी अच्छी है, और ये आप मेलन है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, और खरबूजा, जितने भी इस वेदर के फ्रूट्स है ना, उनको मैं जरूर। आप भूल रही हैं मैंगोज। हाँ जी, मैंगो जो है ना वो विटामिन है, विटामिन होंगे तो हाँ, तमाम मैंने तरह तो सुना है कि मैंगो खाने से ज्यादा दाने निकलते सर हैं। कैसी बात करें, विटामिन का घर है मैंगो, ठीक हाँ है। जी, तमाम मिनरल्स विटामिन शुगर के पेशेंट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, कुछ शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। मिनरल्स हैं, मिनरल्स अपना विटामिन है, सॉरी, इसमें ज्यादातर विटामिन स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के निजाम को ये मजबूत करते हैं। शुगर के पेशेंट भी 250 ग्राम तक जो है वो मैंगो खा आसानी से खा सकते हैं। कोई तशखीस भी इसकी होती है, ये बस ठीक है दाने निकले उसको बार बार नहाओ ठीक हो गई, या होम्योपैथी दवाई खाओ? डर्मोस्कोपिकली इसको कर सकते हैं कि यानी एक टॉर्च होती है स्पेसिफिक जिसके जरिए देखा जाता है, अदरवाइज तो ये सामने ही नजर आ रहे होते हैं। अगर आपकी नजर especially- कमजोर ना हो डॉक्टर के तो नजर आ जाते हैं। देखें, अगर किसी का वाइट कम्प्लेक्शन है तो आपको इजीली सामने नजर आ रहा होता है, जैसे? लेकिन जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं भी आज सफेद बन के जैसे आया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो ये कि क्या कहते हैं, जिनका जरा डार्क कम्प्लेक्शन होता है उसमें थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, अदरवाइज ये चीज़ तो सामने नजर आ जाती Skin है। की बाहर हाँ है। जी, स्किन में ना ये इसमें आपकी स्किन भी डार्क हो रही होती है। जब आपके आपको दाने निकलते हैं तो उस जगह पे आपकी स्किन जो है वो अनइवन हो जाती है, टू टोन हो जाती है। तो उसके लिए स्पेशली फीमेल को, या अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपका सन एक्सपोजर है, आपके फिर फेस पे अगर डार्कनेस आ रही है तो आप 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी लें, एलोवेरा जेल लें, या घर पे अगर ताज़ा एलोवेरा है तो वो बेस्ट है, और 1 टेबलस्पून दही लें, उसका पेस्ट बनाएं और लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरा धो लें। वो आपकी जो है नहीं, स्पेशली फीमेल क्यों, मेल क्यों नहीं? हाँ जी, मेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कमर में है तो फिर- कमर पे भी, हाँ जी, आप मुल्तानी मिट्टी। सनस्क्रीन यूज डॉक्टर हाँ साहब जी। मेरा सवाल आप नहीं सुन रहे हैं, क्या मेल अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है, वो क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल वो कह लगा रही है, वो भी इंक्लूडिंग हाँ जी, नहीं, नहीं, इंक्लूडिंग नहीं, आप ये बताएं कि आप क्या बच्चों को भी- गर्मी दाने किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं? कोई नहीं खतरनाक हो सकते सर, ठीक है। 2-4-6 दिन में अगर आप उस इन्वायरमेंट से बाहर निकले, कि चूंकि एक कंडीशन है, उस कंडीशन को आप नल अवॉइड कर देंगे, वो ठीक हो जाएंगे, कोई खतरनाक नहीं है। हाँ, आप गंदे माहौल में रह रहे हैं तो फिंसी फोड़ियाँ, फिर जाहिर है स्किन क्या देहाती लोग ज्यादा मुतासर होते हैं या शहरी लोग मुतासर होते हैं? डॉक्टर साहब, देहाती लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि वहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, गर्मी और खुला यानी खुले बड़े सहन होते हैं, और उस तरह से लोग अंदर नहीं रहते, बच्चे बाहर और औरतें भी बाहर काम ज़्यादा करती हैं। तो आप देखेंगे, और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वो लोग यहाँ पे आके उनको रेड दाने बनना शुरू हो जाते हैं, वो इस वेदर में एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सन वगैरह की बात करें, इसके 2 फैक्टर्स और भी हैं, मैं जल्दी जल्दी बता दूं, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। प्लांट्स भी कुछ ऐसे मखसूस प्लांट है कि अगर वो देहाती इलाकों की बात है तो अगर वो छू जाएँ तो उससे भी ये रैशेज बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ मखसूस कीड़े हैं, जैसे शहतूत पे कुछ कीड़े आपको नजर आएंगे, हाँ जी, अगर वो आपके जिस्म में छू जाए तो इस किस्म की कंडीशन हो जाती है, रेडनेस हो रेडनेस जाती है, रैशेज बन जाते हैं। तो वो भी 1-2 फैक्टर्स में, हीट के अलावा भी ये, या ह्यूमिडिटी के अलावा भी ये 2-3 फैक्टर। हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही प्रिवेंशन कहा के तौर पे होम्योपैथी की दवाई इन दिनों शुरू कर दे बंदा खाने तो बचत रहती है। डॉक्टर साहब, इसमें जो है ना वो नेट्रोम्योर भी बहुत अच्छा काम करती है, छोटे छोटे से बारीक दाने अगर बन जाएं, और एज ए प्रिवेंटिव अगर आप बात करते हैं तो बेल बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये अगर आप प्रिवेंटिव के तौर पे ले लेते हैं ना इसको, हाई में यानी कि अगर बैलेड होना अगर ले ले तो फिर नहाने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहाने की जरूरत तो फिर भी है, वो तो मैं एलोज- नहीं डॉक्टर साहब, कहूँगी। आपको 2-4 एलोज- डोजेज ना सल्फर की देनी पड़ेगी, आपको नहाने से नफरत नजर आ रही है। मैं होम्योपैथी तो- में नहाने से जिस इंसान को नफरत हो उसके लिए सल्फर, जिसको हम उर्फे में गंधक कहते नहीं, हैं, नहाने से नफरत नहीं आती, नहाने की रगबत नहीं एक ही है, बात। गंदा रहना पसंद एक ही है। बात। ऑलमोस्ट एक एक ही ही बात। चीज गंदा हो रहना। जाती है ना। एक ही बात। आपको पसंद नहीं है ना, नापसंद तो नफरत वाले उसमें। अब मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, वाला आप उसमें ये उसको नहाने की रगबत। जिस पेशेंट को नहाने से डर लगता है वो कोशिश करता है यार ना ही नहाऊं, अल्लाह करे यार झूठ ही हो यार बचत हो जाए, उसको सल्फर अच्छा दे कोई डॉक्टर साहब, बीमारी। इसमें ना एक चीज है क्यूकम्बर जी, खीरा होता है ना हाँ। जो,
वो बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं, टैनिन भी होता है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। तो अगर आप इसका पेस्ट भी लगा के लगाते हैं भी ना, है। एग्जैक्टली, तो एंटीऑक्सीडेंट भी। ये डिहाइड्रेशन को भी कवर करता है और फिर ये है कि सूदिंग इफेक्ट भी देता है। तो इसका इस्तेमाल भी ज़रूर रखें।